हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है आपकी सीटेट 2022 के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर और जनवरी में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए साथियों के पास में। उसके बाद में आज की हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, जो कि आपकी ईवीएस की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ-साथ में टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जो हमारी मधुबनी आर्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग अपनी इस क्लास को पढ़ते हुए एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल बनते चले आ रहे हैं नियमित रूप से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहाँ पर कई बार, यानी कि हर एक शिफ्ट में अधिकतर ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो इनके बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही बन रहा था कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है। तो कर्णम मल्लेश्वरी रहने वाली है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों ने इनके बारे में या तो पेपर में पढ़ा होगा या तो फिर आपने कई बार इनको टीवी या फिर रेडियो में सुना होगा या फिर देखा होगा। ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है, यानी कि ये एक भारत तोलक है। ये जो है ये कहाँ की रहने वाली? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी पुलिस में कांस्टेबल हैं। क्या हैं? पुलिस में एक कांस्टेबल पद पर नौकरी कर रहे हैं। आगे लिखा है इन्होंने वेट लिफ्टिंग जो है 12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट कर दी थी। आपको ये भी याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की उम्र से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी और इन्होंने अब तक 130 किलो तक का वजन उठाया है। आगे लिखा है इन्होंने अब तक 29 जो है मेडल्स जीते। कौन से मेडल जीते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अब तक जो है 29 मेडल जीते हुए हैं। आगे लिखा है कि इनकी 4 सिस्टर, इनकी और भी 4 बहनें जो क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस इतने से ही बनता है। जब भी बनता है कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कहाँ के रहने वाली हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी क्या हैं? इनके पिताजी पुलिस में कांस्टेबल हैं। और इनकी कितनी बहनें प्रैक्टिस कर रही हैं? इनकी 4 बहनें और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। इन्होंने अब तक 29 यानी कि 29 मेडल इंटरनेशनल स्तर पर जीत लिए हैं और ये जो हैं 12 वर्ष की उम्र से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो उम्मीद है आप लोगों ने इतनी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। अगर आपको पता था तो आपका रिवीजन हो गया होगा। अब इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। तो सभी लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन लिखा है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारत तोलक हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है वह कर्नाटक से हैं, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। तीसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या लिखा है, वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थीं। उसके बाद लिखा है कि जब वह 12 साल की थीं तब उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने अभी अभी इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल अब तक जीत लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका लिखा है कि वह कर्नाटक से हैं। तो वह कर्नाटक से नहीं है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वह कहाँ से हैं, वह आंध्र प्रदेश से हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। तो कर्नाटक आपका गलत हो गया। तो आप लोगों को बी वाला ऑप्शन जो है काट देना है। हम लोग बी वाला काट देते हैं। सी लिखा है कि वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थी, बिल्कुल सही लिखा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती थी। आगे लिखा है कि वह 12 साल की थी तब उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सी डी आपका सही है और जो बी वाला है वो आपका गलत है। गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि वह कर्नाटक से हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली नहीं है, वो कहाँ की रहने वाली है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, हैदराबाद की। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 20 का कर दिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही थे और बी वाला गलत था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका रहने वाला है मधुबनी बिहार से। लिखा है यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो आपके सामने डिजाइन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मधुबनी। आगे लिखा है यह चित्रकला बहुत पुरानी है, पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्वेश्चन में जब भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि मधुबनी चित्रकला का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा और कुछ नाम क्यों नहीं पड़ा है। तो आप लोगों को आज की क्लास में पता चल जाएगा कि इसको मधुबनी क्यों कहते हैं। लिखा है बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ पर घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं।
आपको पता चला कि मधुबनी ही इस कला का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो चित्रकला है ये मधुबनी नामक एक ज़िला है बिहार में, वहाँ पर बनाई जाती है। और ये कहाँ पर बनाई जाती है? दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र किससे बनाए जाते हैं? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, आप लोग नोट करिएगा, नील का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं और फूल का प्रयोग करते हैं और पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो मधुबनी कला बनाई जाती है इसमें सिंथेटिक रंग का प्रयोग नहीं होता, इसमें हमारे मतलब कि स्वयं के द्वारा बनाए हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चावल का घोल हो गया, चावल के घोल में अगर आपको लाल कलर मिलाना है तो आपने लाल लाल फूलों को तोड़ लिया, उनको पीस कर मिला लिया, लाल कलर आपको मिल गया। नीला कलर आपको बनाना है तो आपने नील मिला लिया चावल में, तो नीला कलर मिल गया। पीला बनाना है तो आपने हल्दी मिला दी तो पीला कलर बन गया। यानी कि नेचुरल ये जो कलर होते हैं मधुबनी आर्ट में नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंथेटिक। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित। आगे लिखा है चित्रों में किन किन चीज़ों को बनाया जाता है? देखिए, चित्रों में इंसान को बनाया जाता है, जानवर को बनाया जाता है, पेड़ को बनाते हैं, फूल बनाते हैं, पंछी बनाते हैं और मछलियाँ बनाते हैं और अन्य जीव जंतुओं को भी इस चित्र में बनाया जाता है। यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें किस किस को बनाया जाता है? इंसान भी बनाए जाते हैं, जानवर बनाए जाते हैं, पेड़ बनाए जाते हैं, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि अन्य कई जानवरों का भी चित्र इसमें शामिल है। ये देखिए आपके सामने जो ड्राइंग बनी इसमें हाथी बना है, चिड़िया बनी है और मोर और बन रखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। जो लोग हिंदी में नहीं समझ पाए वो लोग अपना इंग्लिश में देख सकते हैं। लिखा है कि द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये जो आपके सामने पिक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इस डिजाइन को बोलते हैं मधुबनी। मधुबनी ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में एक ज़िला है मधुबनी नाम का, इसीलिए वहाँ पर ये जो ड्राइंग है बनाई जाती है इसका नाम मधुबनी रख गया। आगे देखिए, आगे इसी के बारे में दिया है कि ये इसके जो कलर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? चावल के पाउडर से बनाए जाते हैं, यानी कि चावल के घोल से बनाए जाते हैं। उसमें मिलाया क्या जाता है? नील मिलाया जाता है, हल्दी मिलाई जाती है और फूलों और पेड़ पौधों के कलरों से इसका जो है घोल तैयार किया जाता है। रंगीन घोल जो हम चावल का तैयार करते हैं, अगर हमें नीला चाहिए तो नील मिलाते हैं और अगर पीला चाहिए तो हल्दी मिलाते हैं। आगे लिखा है द पेंटिंग्स सो ह्यूमन। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? मानव को दिखाया जाता है, जानवरों को दिखाया जाता है, पेड़ पौधों को दिखाया जाता है, फूलों को दिखाया जाता है, पक्षी को और मछलियों को दिखाया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास है, तो एक बार सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने साथियों के पास में। और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आपको मिल जाएंगे आज की इस क्लास से। आगे देखिए, ये आपके सामने मधुबनी चित्रकला बनी हुई है। ये चित्रकला जो है दीवार के ऊपर बनी हुई है, सभी लोग इसको देखिए। यहाँ पर मनुष्य बनाए गए हैं और पेड़ बनाए गए हैं और भी कई चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से बनाई जाती है मधुबनी चित्रकला, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग नहीं होता है, नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं। आपको यह बताना है कि जो कलाकार लोग पेंटिंग बनाते हैं मधुबनी, वो किसका प्रयोग करते हैं। पहला देखिए, लिखा है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंगों का। हम अभी भी बात कर चुके हैं कि विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंगों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, इसमें जो है सब नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन में आपका लिखा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो फाइबर पेंटों का भी प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर है नेचुरल कलर यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया पेंट। तो चांदी और सोने को घोलकर बनाए गए पेंट का प्रयोग मधुबनी कला में नहीं होता है। कौन से कलर का प्रयोग होता है? पिसा हुआ चावल का रंगीन पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है आपके पेपर में। तो पिसा हुआ जो चावल होता है उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि चावल के घोल में नील मिलाया गया तो नीला बन जाता है, हल्दी मिलाने से पीला बनता है, तो इसी का प्रयोग करते हैं। तो पिसा हुआ चावल का रंगीन पेस्ट जो है प्रयोग में लाया जाता है कलाकारों के द्वारा मधुबनी पेंटिंग बनाते समय। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, इसी से संबंधित है मधुबनी चित्रकला से। लिखा है मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो सभी लोग पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन आपके इस साइड में लिखे हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन के नीचे। पहला देखिए, ऑप्शन लिखा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है, पहले वाला। दूसरा देखिए, लिखा है कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। ये वाला भी बिल्कुल सही है, हम लोग बात कर चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी। और चौथे नंबर वाला आपका लिखा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं है, कहाँ का है? बिहार का प्रसिद्ध जिला है।
तो कहने का मतलब है जहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 होगा वही सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 देखिए कहाँ पर है, 1, 2, 3 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा और आपको मधुबनी से संबंधित पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा। ये 2 क्वेश्चन मिलाकर के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। आगे देखिए सभी लोग, अब हम लोग बात करेंगे अपने उत्तराखंड में जो हमारी फूलों की घाटी है इसके बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सभी लोग इसको याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि फूलों की घाटी, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। यह मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अंदर फूलों की घाटी बसा हुआ है। तो सभी लोग इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। इसी को हम कहते हैं फूलों की घाटी या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा और कई लोग गलत करके आते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। आगे देखिए लिखा है कि फ्लावर्स लाइक मारीगोल्ड यानी गेंदा और जीनिया आर यूज टू डाई क्लॉथ्स। कहने का मतलब है कि ये जो गेंदा के फूल हैं और जीनिया जो फूल हैं इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, जो हमारे कपड़े होते हैं उनका रंग चेंज करने में किया जाता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई वाइट जीन्स की पैंट है और आपको उसको पीली करवानी है, तो फिर उसमें गेंदा के फूल का प्रयोग, तो गेंदा के फूल से कलर निकाला जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है जो हमारे कपड़े होते हैं उनका कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 बार बन चुका है सीटेट के एग्जाम में कि जो हमारे कपड़े का रंग चेंज किया जाता है तो वो किन फूलों की सहायता से, यानी कि उनमें कौन से रंग होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, उनमें अधिकतर गेंदा और जीनिया के फूलों के कलर लिए जाते हैं कपड़ों का कलर चेंज करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा और आप लोग लिख सकते हैं गेंदा और जीनिया के फूलों का उपयोग किसमें होता है, कपड़ों का कलर चेंज करने में। आगे देखिए लिखा है द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग। इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला फेमस है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है ये फेमस है काहे में, इत्र बनाने के लिए। ये देखिए आपके सामने इत्र बनाया जा रहा है और यहाँ पर गुलाब जल भी बनाया जाता है और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, केवड़ा भी बनाया जाता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा या फिर उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है या फिर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केवड़ा बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और इस क्लास से कम 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से सभी लोग नोट डाउन करिएगा जो चीज़ आपको ना पता हो। आगे देखते हैं, लिखा है कि द स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र, बेवानिका विलेज इन हिच कर्नाटका। आगे पूछ रहा है कि ये जो गाँव है बेवानिका ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। उसके बाद में उससे पहले पूछा गया है केरल और महाराष्ट्र कहाँ पर हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभी। तो आपको मैप जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। राजस्थान के नीचे है गुजरात, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है गोवा, गोवा के बाद में है कर्नाटका और कर्नाटका के बाद में आता है केरला आपका। तो ये जो हमने भी राज्य आपको बताया है गुजरात से लेकर के केरल तक के ये अरब सागर के तट में स्थित हैं। कहाँ पर हैं, इनसे अरब सागर का तट लगता है। अगर आपसे बहुत बार पूछता है कि बंगाल खाड़ी से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो वेस्ट बंगाल लगता है, उड़ीसा लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है और तमिलनाडु लगता है। ये किससे लगता है, ये बंगाल की खाड़ी से लगता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, घुमा फिरा के बनते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे पूछा गया है केरल और महाराष्ट्र कहाँ पर हैं, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये देखिए लिखा हुआ है महाराष्ट्र, और ये है आपका क्या है, केरला है, ये देखिए नीचे की तरफ। और आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कर्नाटका कहाँ पर है। कर्नाटक में एक गाँव है जिसका नाम है बिलवानिका। तो कर्नाटक कहाँ पर, ये देखिए केरल और महाराष्ट्र के बीच में क्या है, कर्नाटक है, और कर्नाटक के बगल में ऊपर की साइड में क्या है, गोवा है, जो छोटा सा राज्य है। तो आपको इन राज्यों को थोड़ा बहुत क्या है अपने दिमाग में बसा करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनों की भरमार रहती है। यहाँ से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मैप से संबंधित। तो हम लोग मैप से संबंधित भी अपनी 2 से 4 क्लासें करेंगे, जो कि थोड़ा समय आ जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब करेंगे। आगे देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। ये जितने भी हम अभी आपको नाम बता रहे हैं, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, केरल हो, ये सभी कहाँ पर हैं, अरब सागर के तट पर स्थित हैं। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो हम बात कर चुके हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि गिजुभाई बधेका के बारे में लिखा है कि ये क्या हैं, गिजुभाई बधेका, इनका जन्म 15 नवंबर 1885 में
23 जून 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, इसीलिए क्या है, ये बच्चों के सबसे फेवरेट लेखक माने जाते हैं। गिजुभाई बधेका, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुजरात के रहने वाले हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कई बार एग्जाम में आपके बन चुका है कि गिजुभाई बधेका जो कि बच्चों के फेवरेट राइटर हैं, लेखक हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दीवा स्वप्न। क्या है? दीवा स्वप्न के एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि दीवा स्वप्न किसकी पुस्तक है, तो आप लोग को आंसर करना है गिजुभाई की पुस्तक है दीवा स्वप्न। के बाद में देखिए आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, है चिड़ियों से संबंधित। लिखा है सड़क के किनारे पत्थर के बीच एक भारतीय राबिन अपने अंडे देता है। जो आपकी भारतीय राबिन बर्ड है, ये कहाँ पर अंडे देती है? ये अपने अंडे देती है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। ये देखिए जहाँ पे रोड बनती है वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े रहते हैं, तो सड़क के किनारे अपने अंडे रखता है और पत्थरों के बीच में रखता है। मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, या फिर ये जो झाड़ी दिख रही है यहाँ पर भी पत्थर हो सकते हैं, तो पत्थरों के बीच में रखता है राबिन बर्ड। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बनेगा और आप लोग गलत करके आते हैं, आपके दिमाग में आता ही नहीं है राबिन बर्ड, तो आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सड़क के किनारे और पत्थर के बीच में कौन सी चिड़िया अंडे देती है? राबिन बर्ड अपने अंडे देती है सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आगे लिखा है कोयल लेज इट्स एग इन क्रो नेक्स्ट। कहने का मतलब है कि जो कोयल है वो अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में देती है। कोयल का अंडा होता है वो कौवे से माइनर, बहुत ही छोटा, मतलब कि अंतर इतना कम होता है कि कौवा जान नहीं पाता है कि हमारे अंडे या फिर कोयल के अंडे हैं। सेम अंडे होते हैं। फिर कौवा जब इसके बच्चे निकल आते हैं कोयल के, तो भी वो काले ही होते हैं, कौवे की तरह ही होते हैं, तो कौवा उनको सहता रहता है। और जब बड़े होते हैं बच्चे तो उड़ जाते हैं, कौवा समझ ही नहीं पाता है कि मेरे बच्चे थे या फिर कोयल के बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि कोयल जो होते हैं कौवे के अंडे को नीचे गिरा देती है और अपने अंडे उसी के घोंसले में रख देती है। तो सभी लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अंडे देता है, तो आपको याद रखना है वो है कोयल। आगे लिखा है बर्ड्स यूज द नेक्स्ट ओनली टू ले देयर एग्स। कहने का मतलब है कि चिड़िया सिर्फ घोंसले का प्रयोग कब करती हैं? जब उनको अंडे देने होते हैं। वो जब अंडे दे देती हैं उसके बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो क्या करते हैं? घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि चिड़िया सिर्फ घोंसले का प्रयोग कब करते हैं? जब उनको अपने अंडे और बच्चे घोंसले में रखने होते हैं। उसके बाद में वो क्या करती हैं? घोंसले को छोड़ देती हैं और घोंसला खाली पड़ा रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पे लिखना है मास्टर्स अड्डा। इस प्रकार से क्या आएगा मास्टर्स अड्डा का, आपको वही ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, आपको मिलने वाले हैं विद आंसर की के साथ में। और आपको जो हमारी क्लास हो रही है यूट्यूब पर, इनकी सभी पीडीएफ यहीं पे मिलने वाली हैं। और आपको सीटेट के जो नोट्स हैं, सीडीपी के, हिंदी के, एसएसटी के और एवीएस के, वो भी आपको 100 रुपये में इसी ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। क्योंकि अब जो टाइम है बहुत ही कम बचा है, आपको बने बनाए नोट्स खरीदने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है। या फिर आपको कोई भी, अगर आप पैड बैच भी खरीद रहे हैं तो आप अगर अपने आप नोट्स बनाएंगे, इतना समय नहीं बचा है कि आप पहले नोट्स बनाएं उसके बाद में उनको याद करें, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें। तो आपको अब क्या करना है? बने बनाए नोट्स बाय करने हैं और उनको पढ़ना है, और अपनी प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? यूट्यूब पर करनी है। तो जिन लोगों को आवश्यकता हो वो लोग मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी को एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सभी लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।